जिन बच्चों इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर कार्य और ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी के अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं और इसमें आज क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक, देखें ये सरल लोलक है और ये है इसका गोलक, इसके गोलक को एक ओर ले जाकर के देखिए, इसको एक ओर ले गए। सरल लोलक एक ही है, उसकी 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। तो इसको यहाँ एक तरफ ले जाकर के हम मान लेते हैं कि यह बिंदु ए है। बिंदु ए पर ले जाकर के छोड़ते हैं तो वह दोलन करने लगता है। दोलन का क्या मतलब हुआ कि जब इसको खींचकर यहाँ छोड़ देंगे तो यह अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर घूमने लगेगा। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। इसके ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय बाद विरामावस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? समझ लीजिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। जब इस गोलक को एक तरफ खींच करके छोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पर यह गोलक विरामावस्था में होता है और जब छोड़ देते हैं तो जैसे जैसे यह मध्यमान स्थिति के, मध्यमान का मतलब मध्य की स्थिति, मध्य की स्थिति को हम O मान ले रहे हैं और इधर की स्थिति को हम B मान ले रहे हैं। तो यह A से धीरे धीरे जब मध्यमान स्थिति की तरफ आता है तो जैसे जैसे इधर के तरफ आता है उसका वेग बढ़ता जाता है। वेग बढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और जब ये मध्यमान स्थिति में होता है ना, तो मध्यमान स्थिति में इसका वेग अधिकतम होता है। जब वेग अधिकतम होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। फिर जब यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो इसका वेग धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वेग धीरे धीरे कम होने लगता है मतलब गतिज ऊर्जा कम होने लगती है, और जब गतिज ऊर्जा कम होती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो गतिज ऊर्जा कम होती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब उच्चतम बिंदु B पर पहुंचता है ना, तो यह गोलक फिर यहाँ जाकर थोड़े समय के लिए रुकता है। तो थोड़े समय के लिए रुकता है, इसका मतलब पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर जब यहाँ से रिटर्न होता है तो इसका वेग बढ़ने लगता है, और वेग बढ़ने लगता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है, और मध्यमान में आते आते इसका वेग अधिकतम हो जाता है, यानी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर शून्य हो जाती है। जहाँ गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वहाँ स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, और जहाँ स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी वहाँ गतिज ऊर्जा शून्य होगी। अब फिर ये ऊपर बढ़ने लगता है तो वेग घटने लगता है, यानी इसकी गतिज ऊर्जा घटने लगती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, और उच्चतम बिंदु A पर जा करके इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो आपसे यही कह रहा था कि जब ये लोलक गति करता है तो इसके ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। फिर आपसे कहा जा रहा था
कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम तो स्पष्ट हो रहा है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो योग होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। तो जहां गतिज ऊर्जा अधिक होती है वहां स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, और जहां स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है वहां गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। और पूछा जा रहा है गोलक कुछ समय के बाद विरामावस्था में क्यों आ जाता है। तो जानते हैं जब ये गोलक गति कर रहा होता है ना, तो इसके ऊपर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो बीच में जो हवा होती है, हवा अवरोध उत्पन्न करती है, और दूसरा इसके ऊपर जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, तो प्रत्यानयन बल के बारे में पढ़ना होगा। तो इसके ऊपर जब ये गोलक हवा में झूल रहा होता है तो उस स्थिति में इसके ऊपर वायु का अवरोध या वायु का प्रतिरोध काम करता है, जिसके वजह से यह धीरे धीरे विरामावस्था में आ जाता है। और विरामावस्था में आ जाता है तो पूछा जा रहा है कि इसकी ऊर्जा का क्या होता है। तो जब विरामावस्था में आता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। देखते हैं जब आप साइकिल चला करके आते हैं, खूब तेज आए और साइकिल खड़ा करके यहाँ बैठ गए तो आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब ये रुकता है तो रुकने के बाद इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो धीरे 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 फिर से इसमें आ जाती है। जैसे थोड़े समय के लिए आप बैठ जाते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, यानी आपके शरीर की जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो आपके शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये इसका कारण है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन कभी भी नहीं होता है, ये हमको याद रखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है कि यम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग भी से गतिशील है। यम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो भी वेग से गति कर रहा है, भी वेग से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वह विरामावस्था में आ जाए। एक बात देखिए, जब यह भी वेग से गति कर रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ यम भी स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर इसको इतनी ही ऋणात्मक ऊर्जा मिल जाए, ऋणात्मक ऊर्जा का मतलब माइनस हाफ यम भी स्क्वायर अगर कर दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपसे यही पूछा जा रहा है कि पिंड पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जितनी इसकी ऊर्जा है अगर उसकी उतनी ही ऊर्जा, या ये कह लीजिए कि उस पिंड के ऊपर उतनी ही ऊर्जा लेकिन ऋणात्मक ऊर्जा दे दी जाए तो वह धीरे धीरे विरामावस्था में आ जाएगा, यानी उसकी टोटल ऊर्जा जो है समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार का द्रव्यमान आपको दिया गया है 1500 किलोग्राम, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है। इसका वेग आपको दिया हुआ है, वेग को हम यू मान लेते हैं क्योंकि यह प्रारंभ का वेग है, और ये आपको दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, आपको मालूम है। तो 6 से कटा दीजिए, ये 10 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 50/3 50/3 मीटर पर सेकंड।
फिर आपसे कहा जा रहा है रोकने के लिए इस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो रोकेंगे तो इसका वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से आप पढ़े हैं कि कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। आपको बताया गया है कि कार्य जो है गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। आपसे पूछा जा रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अब यहां से हम हाफ एम कॉमन ले लें, तो या चलिए वैल्यू रख देते हैं सीधे यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये है हाफ, एम है 1500 और भी की वैल्यू आपको 50/3 दिया है, स्क्वायर कर दीजिए। 50/3 इंटू 50/3 माइनस हाफ, एम की वैल्यू है 1500 और फिर यू। देखिए यहाँ पर गलत हुआ है, भी का मान 0 है ना, तो भी का मान यहाँ 0 रख देंगे। भी की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे 0 हो जाएगा। u का मान हम लोगों को 50/3 दिया, तो यहाँ हम कर देंगे 50/3 इंटू 50/3। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखिए फिर क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम 3 से इसको कटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15, 500 हो जाएगा। और फिर 2 से इसको कटा दीजिए, तो 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 250। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा W इजकल टू माइनस, देखिए ये है 250 और ये 5 5 25, ये आपका 250। और फिर चलिए अब ये जो है 250 हो गया, फिर 50 का 50 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500। और फिर यहाँ पे अगर हम गुणा कर दें तो देखें 25 में 25 का गुणा करते हैं 625 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है ये नीचे 3 छुटा हुआ है, तो -25 में 25 का गुणा कर देंगे, ये हो गया आपका 625। और फिर 3 थे 0 आ जाएगा, 1 2 3 और अपान हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो जितना आएगा यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे पूछा यही जा रहा था कि इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए इसके ऊपर इतना ऋणात्मक कार्य करना पड़ेगा। तो चूंकि ऋणात्मक कार्य का मतलब हुआ विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, तब जा करके ये रुकेगा। तो कार्य तो ऋणात्मक होता नहीं है, कार्य हम ऋणात्मक नहीं लेंगे, लेकिन इस ऋण का मतलब यही हुआ कि इतना कार्य उसके ऊपर किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से प्रत्येक स्थिति में यम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर जो एक लंब तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो देखें, जानते हैं एक सूत्र हम आपको बता दें, W = FS cos थीटा होता है। देखिए पहली स्थिति आप फिगर बुक में देखिए, पहली स्थिति में देखिए विस्थापन इधर के तरफ हो रहा है, बल ऊपर के तरफ लगा हुआ है, तो इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। और जब 90 अंश का होगा तो ये हो जाएगा FS cos 90। cos 90 अंश की वैल्यू 0 होती है, आगे चल करके पढ़ेंगे आप लोग। तो ये 0 हो जाएगा। तो
तो जीरो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि कार्य ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा कि शून्य होगा, तो पहली स्थिति में जो कार्य है वो शून्य होगा। अब दूसरी स्थिति में देखें, दूसरी स्थिति में विस्थापन भी इधर के तरफ है और बल भी उधर ही के तरफ लगा हुआ है, यानी दोनों की दिशा एक ही है। और जब दोनों की दिशा एक होती है ना तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, और जब 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर W = FS cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो W बराबर FS और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू पॉजिटिव हो गई 1। और सुनिए, और फिर सेकेंड थर्ड वाले में देखो क्या दिया है। थर्ड वाले में विस्थापन इधर के तरफ और बल इधर के तरफ, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो जब दिशा विपरीत होती है तो 180 अंश का कोण बनता है, इसको याद रखे रहिएगा। तो अब क्या होगा तीसरी कंडीशन में, ये W = FS cos 180 हो जाएगा, और cos 180 अंश का मान जो होता है -1 होता है, यानी ये हो जाएगा W = -FS, यानी कार्य ऋणात्मक हो गया। तो पहली स्थिति में कार्य शून्य होगा, दूसरी स्थिति में कार्य धनात्मक होगा, और तीसरी स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे जो कहा जा रहा है उसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है कि सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है। सोनी ये कह रही है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला त्वरण शून्य हो सकता है, चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप उससे सहमत हैं? बताइए क्यों। सुनिए, अगर किसी पिंड पर कई बल लग रहे हों और सभी बलों का योग परिणामी शून्य हो, तो उस स्थिति में यह पिंड अपने स्थान पर ही स्थिर रहेगा या नहीं तो एक समान चाल से गति करेगा। तो जब एक समान चाल से गति करेगा तो उस स्थिति में भी जब वेग, आपको मालूम है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो जब एक समान वेग से चलेगा तो वेग में परिवर्तन होगा नहीं, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप जब गाड़ी एक स्पीड में चलाएंगे, एक समान स्पीड में चलाएंगे, या अगर साइकिल ही चला रहे हैं, साइकिल एक समान स्पीड में चलाएंगे ना, तो आपको उसके ऊपर बल कम लगाना पड़ेगा। और अगर आप स्पीड कभी बढ़ाएंगे कभी घटाएंगे तो उस स्थिति में आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से बाइक या कोई गाड़ी है, उसको अगर एक समान स्पीड से चलाएंगे तो इंजन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और कभी स्पीड कम कर देंगे कभी स्पीड बहुत ज़्यादा कर देंगे तो इंजन के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा और इंजन बाद में खराब हो जाएगा। अब इसके बाद देखें तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सोनी के विचार से सहमत हैं, और सहमत इसलिए है क्योंकि किसी पिंड पर अगर कई बल लग जाएं तो कई बल लगने से वह पिंड संतुलन की स्थिति में आ सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है इसको जरा देख लीजिए। चार युक्ति हैं। युक्ति माने सिस्टम, जैसे मान लीजिए 4 ठे पंखा हो गया, 4 ठे टीवी हो गया, या ये कोई जरूरी नहीं कि सब पंखा ही हो या सब टीवी हो। एक पंखा है, एक टीवी है, एक कूलर है, एक फ्रिज है। तो अब जो है वो हो जाएगा आपका 4 युक्तियां, जिनमें से प्रत्येक की शक्ति P की वैल्यू आपको दी गई है, और ये दी गई है 500 वाट। 500 वाट दिया गया है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। टी की वैल्यू आपको दिया गया है 10 घंटा, तो इसके द्वारा व्यय ऊर्जा किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सुनिए,
ये जो शक्ति थी ये वाट में थी, वाट को किलोवाट बदल दो, तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 500/1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 किलोवाट हो जाएगा। और फिर आपसे पूछा जा रहा है व्यय की गई ऊर्जा, तो हमने आपको बताया था कि P = W/T होता है, तो W = P × T, W कार्य होता है और कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है, तो E = P × T, तो P की वैल्यू हो गई है 1/2 और T की वैल्यू है 10, तो 2 से 10 को आप कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5, यानी 5 किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या है। मुक्त रूप से गिरता हुआ एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है। माने किसी भी पिंड को गिराते हैं तो जब पिंड पृथ्वी से टकराता है तो टकराने के बाद रुक जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो जब अचानक कार्य करते करते आप अचानक रुक जाएंगे तो आपकी पूरी गतिज ऊर्जा जो होती है वो उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जब वो पत्थर या पिंड अचानक पृथ्वी पर गिर करके रुकेगा तो रुकने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, पिंड थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो है कार्य और ऊर्जा वाले चैप्टर के जितने भी अभ्यास प्रश्न थे ये अभ्यास प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब जब नेक्स्ट टर्म आएगा तो हम लोग नेक्स्ट लास्ट चैप्टर ध्वनि का पहले थियरी पढ़ेंगे और तब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।